नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे उस विस्फोट की जिसने तेहरान को झकझोर दिया, उस ड्रोन की जिसे आकाश में ईरानी मिसाइल ने गिरा दिया और उस युद्ध की जो बिना किसी आधिकारिक घोषणा के पिछले 12 दिनों से चल रहा है। तेहरान के केंद्र में हुआ शक्तिशाली विस्फोट एक सामान्य घटना नहीं थी। इस धमाके के बाद पूरे शहर में सायरन गूंजने लगे और ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गई। आसमान में एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने शिकार किया एक इजरायली हेरोन कॉम्बैट ड्रोन को। ये वही ड्रोन है जिनका इस्तेमाल इजराइल स्टील्थ मिशनों में करता है, लेकिन इस घटना पर पश्चिमी मीडिया चुप है, जबकि तेहरान के लोगों ने अपने आंखों से देखा हवा में जलता हुआ एक ड्रोन गिरता हुआ। क्या यह मध्य पूर्व में नई सैन्य क्रांति की शुरुआत है या फिर यह केवल एक साइबर और ड्रोन युद्ध का पर्दे के पीछे खेल है? जवाब चौंकाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप ऐसे गंभीर विश्लेषण पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तेहरान के केंद्र में हुआ शक्तिशाली विस्फोट एक सामान्य घटना नहीं थी। इस धमाके के बाद पूरे शहर में सायरन गूंजने लगे और ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गई। आसमान में एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने शिकार किया एक इजरायली हेरोन कॉम्बैट ड्रोन को। ये वही ड्रोन है जिनका इस्तेमाल इजराइल स्टील्थ मिशनों में करता है, लेकिन इस घटना पर पश्चिमी मीडिया चुप है, जबकि तेहरान के लोगों ने अपने आंखों से देखा हवा में जलता हुआ एक ड्रोन गिरता हुआ। इजराइल की यह रणनीति नो पायलट वॉरफेयर पर आधारित है। हर्मीस 900 हेरोन टीपी जैसे ड्रोन दूर से निगरानी करते हैं। ये टारगेट पहचानते हैं, फिर मिसाइल यूनिट्स को लोकेशन भेजते हैं। पहले रैम्पेज और रॉक्स मिसाइलों ने ईरान के रडार को निशाना बनाया, फिर डेलिलाह और पोपाई क्रूज मिसाइलों से गहराई में हमला हुआ और अंत में बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेहरान को कास्पियन सागर की दिशा से घेरा। अब जरे ये सब स्टैंड ऑफ ऑपरेशन का हिस्सा थे, जहां सीधे टकराव से बचते हुए दूर से ही ईरान की डिफेंस को चकमा देने की कोशिश की गई। ईरान ने अपने सिर्फ 5% एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया जानबूझकर। यह कमजोरी नहीं, रणनीति है। उनके पास 900 से ज्यादा स्वदेशी एयर डिफेंस यूनिट्स हैं। बावर 373, अरमान, हर्ज मिलान या जहरा 3 जैसे सिस्टम विभिन्न ऊंचाई पर आने वाले टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। ईरान की मोबाइल यूनिट्स जाग्रोस और ऑलबोर्स पर्वत श्रृंखलाओं में इस तरह छिपी होती हैं कि जैसे कोई भूत हो, ट्रैक करना मुश्किल और मारना नामुमकिन। इजराइल ने एफपीवी ड्रोन, लाउटर मिसाइल और अजरबैजान से सीड मिशनों का उपयोग किया, जिससे ईरानी रक्षा दबाव में आई। ईरान की सबसे बड़ी चुनौती रही लंबी दूरी के सिस्टम को नजदीक से सुरक्षित रखने की। सीडब्ल्यूएस यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम की कमी से नुकसान जरूर हुआ, लेकिन ईरान ने खुद को फैलाकर युद्ध को लंबा खींचने की तैयारी कर ली। ये ईरानी सैन्य जनरल कहते हैं, हम वर्षों तक इसी गति से लड़ सकते हैं। ये एक धीमी लेकिन सधी हुई शतरंज है। 13 जून से 24 जून 2025 तक चले युद्ध में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि F-35, F-15 या F-16 जैसे फाइटर जेट्स ने ईरानी हवाई सीमा को पार किया हो। तो क्या ये सब सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था? कई रिपोर्ट्स कहती हैं इजराइल इस युद्ध को केवल ड्रोन और मिसाइल से लड़ रहा है। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान के अंदर मूसाद के अड्डे काम कर रहे हैं ड्रोन लॉन्चिंग के लिए। ईरान ने कम से कम 8 इजरायली ड्रोन को मार गिराया, जिनमें हर्मीस 900, हेरोन जैक और ऑर्बिटर शामिल हैं। उन्होंने 5 इजरायली सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला भी किया। इन जवाबी हमलों ने यह साबित किया ईरान की लेयर डिफेंस अभी भी मजबूत है। सबसे बड़ा मील का पत्थर था ऑर्बिटर 5 ड्रोन को गिराना। यह अब रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत ईरान के हाथ में है, जिससे वे भविष्य में और भी उन्नत ड्रोन बना सकते हैं। ईरान ने एससीओ देशों से तकनीकी सहयोग भी बढ़ाया। जनरल अजीज नासिरादे की अगुवाई में रक्षा ट्रांसफर और सहयोग पर बात हुई। रूस और चीन खुले तौर पर सक्रिय नहीं दिखते, लेकिन बैकएंड में तकनीकी और लॉजिस्टिक सहयोग अब ईरान के पक्ष में जाता दिख रहा है। लेकिन इस संघर्ष में ईरान को गंभीर नुकसान हुआ। इजराइल ने
60 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तबाह किए, 4 हेलीकॉप्टर H-1F, 2 F-14 टॉमकैट, 1 F-5 और एक KC-707 टैंकर भी नष्ट किया। मिसाइल लॉन्चर, ट्रक और सपोर्ट व्हीकल्स को भी निशाना बनाया। यहां तक कि खुदाई मशीनें और कमांड सेंटर्स भी नहीं बख्शे गए। यह दर्शाता है कि इजराइल इस युद्ध को सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक से नहीं बल्कि ऑपरेशनल पंगुता की ओर धकेलने के लिए लड़ रहा है। तो यह था ईरान और इजराइल के बीच चल रहे एक अदृश्य लेकिन विनाशकारी युद्ध का विश्लेषण। ड्रोन, मिसाइल, साइबर जंग और कूटनीति सब एक साथ चल रहे हैं। क्या यह युद्ध और गहरा होगा या दोनों देश सीमित टकराव के बाद पीछे हटेंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। वहीं बात करें अगली खबर की तो मध्य पूर्व एक बार फिर तनाव की ओर बढ़ रहा है। इस बार फिर ईरान चर्चा में है। अमेरिका और इजराइल की गतिविधियां बता रही हैं कि सितंबर में ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। 3 अहम घटनाएं इस खतरे की पुष्टि कर रही हैं। पहला संकेत, अमेरिका की अगस्त डेडलाइन। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं से बातचीत के बाद यह साफ किया है कि ईरान को अगस्त के अंत तक का समय दिया गया है। अगर ईरान अमेरिका की शर्तों पर परमाणु डील नहीं करता तो फिर उसे नतीजे भुगतने होंगे, यानी हमला तय माना जा रहा है अगर ईरान झुका नहीं। दूसरा संकेत, ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अमेरिका को जल्दी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बात करना चाहता है लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं है। यह बात बाहर से शांत लग सकती है लेकिन अंदर से यह एक साफ चेतावनी है। अमेरिका अब इंतजार नहीं करेगा। अगर ईरान खुद नहीं आता तो अमेरिका खुद अपने तरीके से पहुंचेगा। यह चुप्पी एक बड़ी रणनीति हो सकती है। तीसरा संकेत, भारत की चेतावनी, ईरान छोड़ दीजिए। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। इससे पहले भी जून में भारत ने ऑपरेशन सिद्धू चलाकर अपने नागरिकों को बाहर निकाला था। दूसरे देश भी ऐसा ही कर रहे हैं। यह बताता है कि स्थिति गंभीर है और जमीन पर कुछ बड़ा होने वाला है। इजराइल की टाइमर भी चल रही है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 11 जुलाई को कहा था कि ईरान के पास सिर्फ 60 दिन है, नहीं तो इजराइल खुद कार्रवाई करेगा। अब अगर 11 जुलाई से 60 दिन जोड़े जाएं तो सीधा सितंबर की शुरुआत बनती है। मतलब अमेरिका और इजराइल दोनों ने लगभग एक जैसी डेडलाइन तय की है, अगस्त के अंत तक। इन 3 संकेतों को जोड़ें तो साफ पता चलता है कि यह शांति से पहले का तूफान है। राजनीतिक बयानबाजी, खुफिया सूचनाएं, दूतावास की चेतावनियां सब कह रहे हैं कि आने वाला समय बेहद संवेदनशील है। अगली बड़ी खबर अब सितंबर में आ सकती है, इसलिए अब हर देश, हर व्यक्ति अलर्ट मोड में है। अगर यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं था रवीश कुमार, मिलता हूं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए।